भारत में भाषा के आधार पे कई राज्यों का गठन हुआ, फिर भी भाषाई विवाद लगातार इस देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से हमारे सामने आ रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व ही गुजरात के गांधीनगर में तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए एक अलग मुद्दा उठाया कि जब हम भाषा के आधार पर कोई राज्य बनाते हैं तो एक भाषाई राज्य में दूसरे भाषा के जो लोग हैं वो प्रथम नागरिक नहीं रहते, द्वितीय नागरिक हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है और एक अलग तरह का सवाल है कि यदि हम कह रहे हैं कि यह तमिलनाडु तमिल भाषी राज्य है तो इसका मतलब है कि वहां तेलुगु या मलयालम या उड़िया या बांग्ला या पंजाबी या हिंदी भाषी क्या तमिल लोगों के समान ही अधिकार रखते हैं। तो अगर आप उस संदर्भ में देखेंगे, इस पे एक अलग से हम डिटेल वीडियो में बात करेंगे कि जो यह सवाल तमिलनाडु के राज्यपाल ने उठाया है वह सवाल कितना वाजिब है कि भाषाई राज्य में दूसरे भाषा के लोग द्वितीय नागरिक बन जाते हैं। अब भारत में जो ये भाषाई आधार पर राज्यों की मांग और उसका इतिहास है तो देखिए कि भारत में दो भारत था। जब यह देश ब्रिटिश शासनकाल में था, एक तो है ब्रिटिश इंडिया था और दूसरा प्रिंसली इंडिया था। एक वह भारत था जहां अंग्रेज सीधे शासन कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट शासन चला रही थी। उसमें 11 स्टेट और कुछ केंद्र शासित प्रदेश जैसी स्थिति था, जिसमें चीफ कमिश्नर वायसराय के प्रतिनिधि के रूप में शासन देखता था। और दूसरा 565 के करीब रियासतों का भारत था, जहां पारामाउंसी मतलब सॉवरेनिटी तो अंततः ब्रिटेन के हाथ में था, लेकिन आंतरिक शासन राजाओं का था। उनमें कुछ ऐसे देशी रियासतें हैदराबाद जैसा या जम्मू कश्मीर जो ठीक ठाक एरिया में थे और कई रियासत ऐसे थे जो बहुत छोटे से क्षेत्र में थे, कुछ गांवों की रियासतें भी थी। इसलिए रियासतों की संख्या भारत में 565 थी। तो इन दो तरह के जो भारतीय व्यवस्था था, एक में जहां राजाओं का शासन चल रहा था, एक में जहां ब्रिटिश शासन चल रहा था। तो भारत में एक साथ दो शासन व्यवस्था काम कर रही थी और दूसरे जो शासन व्यवस्था वाले देशी रियासत थे वहां एक साथ 565 तरह की शासन व्यवस्था काम कर रही थी। तो ऐसे में भारत आजाद हुआ और देश का विभाजन हो गया। तो विभाजन के बाद और आजादी के समय भारत में जो राज्य हैं वह 4 श्रेणियों के राज्य थे। 26 जनवरी 1950 को भारत में राज्यों की 4 श्रेणियां थी। पार्ट ए में वो राज्य थे जो ब्रिटिश शासनकाल में राज्यपालों के द्वारा शासित थे या जहां विधानमंडल थे, मतलब कि जहां पे स्टेट असेंबलीज थी। तो पार्ट ए मतलब कि उस समय जब देश आजाद हुआ तो संविधान लागू होने के समय भारत में 4 श्रेणियों के 28 स्टेट थे। पार्ट ए में वैसे राज्य थे जो ब्रिटिश शासनकाल में भी जहां राज्यपाल होते थे और विधानमंडल होता था। जो 1935 के एक्ट से राज्यों को स्वायत्तता दी गई तो विधानमंडल से एक सरकार का गठन होने लगा जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करता था और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख थे। लेकिन उस समय ब्रिटिश शासनकाल में राज्यपालों का अधिकार क्षेत्र अधिक व्यापक था। तो पार्ट ए में ऐसे 9 स्टेट थे। पार्ट बी में कुल 8 राज्य थे जो पूर्व जो रियासतें थी और रियासतों के समूह को मिलाकर ऐसे 8 राज्य बनाए गए जहां भी विधानमंडल थे, मतलब असेंबलीज थी, लेकिन उसका प्रमुख राज्य प्रमुख होता था। मतलब राज्यपाल की जगह रियासतों के जो राजा थे उनमें से उसके राज प्रमुख बनाए गए। ऐसे राज्यों की संख्या 8 थी। 10 राज्य ऐसे थे
जो पूर्व कमिश्नर और उसमें कुछ रियासतें को शामिल करके 10 राज्य बनाए गए, जो केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति थी, जिनका शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पूर्व मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नरों के द्वारा शासित राज्य थे। और पार्ट डी में एक राज्य था जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था, जिसका शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक उपराज्यपाल कर रहा था। तो इस तरह जब देश आजाद हुआ तो 28 स्टेट थे भारत में। अब भारत में आजादी के बाद ही भाषा के आधार पे राज्यों की मांग उठने लगी और कांग्रेस पार्टी, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, मुख्य पार्टी थी, वह आजादी के पहले भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन करती थी। लेकिन भारत के विभाजन के बाद कांग्रेस की सोच में परिवर्तन आया और कांग्रेस ने भाषा के आधार पर राज्यों को तुरंत गठित करने को लेके सरकार आनाकानी करने लगी, या कहिए सरकार पीछे हटने लगी। फिर इसी विषय पे जेबीपी समिति बनी 1949 में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, 3 लोगों की एक कमेटी जेबीपी कमेटी बनी। यह कमेटी ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को देश के लिए ठीक नहीं माना और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, नकार दिया गया, या कहिए कि उसको मना कर दिया गया। इसके बाद ही 19 अक्टूबर 1952 को एक रेलवे के इंजीनियर श्री रामाली, जो तेलुगु भाषी थे, वो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर अनशन पे भूख हड़ताल पे अनशन पे बैठ गए और 58 डेज की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद तेलुगु भाषी लोगों में व्यापक जन आक्रोश और विरोध प्रदर्शन, हिंसक विरोध प्रदर्शन सामने आया। केंद्र की सरकार को तत्काल झुकना पड़ा और सिर्फ 2 दिनों के बाद 17 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा की और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। इसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को लेकर सरकार ने दिसंबर 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में इसे राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग पे विचार कर उस संदर्भ में निर्णय देने के लिए या सरकार को सलाह देने के लिए फजल अली आयोग का गठन हुआ 1953 में। उस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और उसके आधार पर भारत में 14 राज्य, असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह कहा कि सरकार को अपनी रिकमेंडेशन में कि भाषा या संस्कृति के मानदंड का आधार राज्यों के पुनर्गठन का पूरी तरह आधार नहीं हो सकता। हमारी राष्ट्रीय एकता के हित में उस समस्या के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। उसके बाद भाषाई आधार पर भारत में राज्यों का गठन हुआ और उसके बाद लगातार भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होते आ रहा है और आज देखिए कि भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई है। जहां 14 स्टेट थे उसके जगह 29 हुआ। वो तो जम्मू एंड कश्मीर को हमने उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। तो आज भारत में राज्यों की संख्या 28 है और अभी भी भाषाई आधार पे राज्यों की मांग देश के अलग अलग हिस्सों में उठ रही है। तो इस संदर्भ में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो दृष्टिकोण था कि भाषा को राज्यों की सीमाओं के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए,
वो एक भाषावाद के सिद्धांत के खिलाफ थे, या यदि हम पश्चिमी पर्यवेक्षकों चिंतकों की बात माने तो उनका यह मानना है कि भारत का विनाश का आधार भाषा बनेगी, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन एक गंभीर भूल है, ऐसा वेस्टर्न एक्सपर्ट मानते हैं। वैसे भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का जो गठन है उसने इस देश के संघीय व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के बजाय मुझे लगता है कि उसे मजबूत किया है, और आज भारत में भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन है वह समस्या का अस्थायी समाधान तो नहीं दे पाया है, लेकिन उसने भारत में विभाजनकारी तत्वों को निश्चित रूप से कमजोर किया है, और भारतीय यूनिटी और इंटीग्रिटी, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता है, उसमें भाषा आज बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने नहीं है। लेकिन यह सवाल जो उठाया है तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने कि भाषाई राज्यों में दूसरे भाषाई लोग द्वितीय नागरिक बन जाते हैं, मतलब कि वो प्रथम नागरिक की स्थिति नहीं रहती, एक अलग विषय है, उसमें जो है एक अलग वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू।